My dear students, in previous video about solid state, we totally discussed all phenomena defined in your syllabus. Last point of the syllabus, that is magnetic behavior of solid crystal. आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड क्रिस्टल क्या होता है और कोई सॉलिड मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट क्यों होता है और कोई रिपेल क्यों होता है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और ये लास्ट पॉइंट है हमारे इस लेसन का, सॉलिड स्टेट का। बहुत कायदे से आप इसको देखेंगे और अपने दिमाग में एक पॉइंट रखेंगे कि आखिर मैग्नेटिक क्या होती है। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट समझें कि मैग्नेटिक होती क्या है। निश्चित है, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड न्यूक्लियस करता है या ऑर्बिटल में मूव करता है। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मूवमेंट की वजह से ये एक प्रकार का मैग्नेट का बिहेव करता है, यानी एज लाइक मैग्नेट अपने आप को बिहेव करता है, जिसको हम बोहर मैग्नेट या उसको हम बीएम के नाम से जानते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से उस क्रिस्टल की कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, यानी जो कोई भी क्रिस्टल है उस क्रिस्टल की मैग्नेटिक बिहेवियर डिपेंड करेगी उसमें मौजूद नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पे। फ्री इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस आधार पे हम कहेंगे कि मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसको हम म्यू से डिनोट करेंगे, ये म्यू बराबर होता है अंडर n+2। हमें कोई भी क्रिस्टल दे देगा, आयरन दे देगा, कोबाल्ट दे देगा, निकेल दे देगा, जिंक दे देगा, कोई भी देगा, हमको कहेगा इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी होगी और कैसे होगी, आप उसको कैलकुलेट करोगे। तो आपका फार्मूला होगा n+2, जहां n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मान लो हम क्या करेंगे, उस क्रिस्टल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और हम देखेंगे कि उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वहां पे हम वैल्यू रखेंगे और हम उसका रूट करके निकालेंगे, तो वो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा, जिसकी यूनिट बीएम होगी। इन शॉर्ट में आपको बताते हैं कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो या मान लो 2 हो, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे निश्चित है कि अगर 1 आएगा तो यहाँ पे 1+2 रखोगे तो 3 हो जाएगा और 3 1 जा 3 √3। अब √3 को निकालने में आपको काफी टाइम जाएगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो 1 या 2 अगर हो तो ऐसी स्थिति में आपको सीधे करना है, इसको हल क्या करना है, यहाँ पे आपको रख देना है 1 और सीधे लिख देना है 1.85 BM, या 2 हो तो 2.85 BM। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 3 हो तो जितना इलेक्ट्रॉन हो 3.87 BM। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हो 4.89 BM। 5 हो 5.90 BM। इस तरीके से आपको ये याद रखना होगा कि 1 या 2 हो तो लगभग 0.85 फैक्टर होता है। 3 है तो 8 से बढ़, 4 है तो 89 और 5 है तो 90 आप लिख सकते हैं, ताकि आपका टाइम बचे। हमको एग्जैक्टली वैल्यू निकालने में जो टाइम लग रहा है उस टाइम को बचाने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर कोई भी कंपाउंड जो है या कोई भी क्रिस्टल मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करता है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के आधार पे जितने भी क्रिस्टल सॉलिड होते हैं, इनको हम कुछ टाइप में बांटते हैं, जिसमें पहला हमारा जो टाइप आता है वो होता है डायामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म वो होते हैं, डायामैग्नेटिज्म ये वे होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में अगर ले जाया जाए तो ये रिपेल हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल हो जाएंगे। अब ये रिपेल क्यों हो गए, क्योंकि इनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, दे कंटेन टोटली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर इनके पास टोटली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो निश्चित है कि हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के मोमेंटम को कैंसल आउट कर रहा है, जिससे उसका नेट बोहर मैग्नेट या नेट मैग्नेट उसका 0 है, और 0 होने की वजह से जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो वो रिपेल हो जाता है। जैसे आपका जिंक है, अब निश्चित है कि जिंक का अगर 30 होता है कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करो तो कैसे करोगे, 10R18 3D10
4s2। आप देखोगे दे हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल दे हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हमको मालूम है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉक रोटेट होता है, और दोनों एक दूसरे के मोमेंटम को कैंसल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाती है। इसीलिए क्वांटम नंबर हमने कहा था कि जो क्लॉकवाइज होता है उसका प्लस हाफ, जो एंटी क्लॉक होता है उसका माइनस हाफ। तो हम कहेंगे कि विच आर डायमैग्नेटिक, तो कहोगे कि द सब्सटेंसेस आर द कंपाउंड विच repel in magnetic field is known as diamagnetic and the property is known as diamagnetism because they have totally fulfilled electron, they have no any unpaired electron। और अगर उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे कि पैरा क्या होगा। ये तो हमारा आया था। अगला हमारा होता है पैरामैग्नेटिक। तो ऐसे क्रिस्टल या ऐसे कंपाउंड या ऐसे सब्सटेंसेस जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, अगर इफ दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो निश्चित है कि उनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी समथिंग कुछ तो होगी। अगर एक भी होगा, तभी हमने दिखाया कि हाउ कैन बी कैलकुलेटेड अंडर रूट n+2। तो अगर एक भी होगा या 2 भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, दे हैव मैग्नेटिक मोमेंट और ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगे। तो कहोगे कि द सब्सटेंसेस which attracted in magnetic field are termed as paramagnetic and the phenomena is known as paramagnetism। और पैरामैग्नेटिज्म का जो रीजन होगा वो ये होगा कि दे हैव एटलीस्ट मिनिमम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या हम कहेंगे कि द सब्सटेंसेस which have at least 1 or more than 1 unpaired electron, they are paramagnetic because they attract towards magnetic field due to momentum। अब इसकी एग्जाम्पल आयरन भी ले सकते हैं, कोबाल्ट भी ले सकते हैं, निकल भी ले सकते हैं, जो भी जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ऑक्सीजन के पास भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हुए पैरामैग्नेटिक है। कैसे है? अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की देखें तो O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 60 इलेक्ट्रॉन। हमसे पूछा जाएगा कि अब ऑक्सीजन कंपाउंड है, कंपाउंड होते हुए भी पैरामैग्नेटिक क्यों है? तो निश्चित है कि अगर हम मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2 स्टार, सिग्मा 2pz, याद रखोगे सिग्मा 2pz2। इसके बाद आपका आएगा पाई 2py इक्वल टू पाई 2px। इनकी एनर्जी इक्वल होगी, एक बार जरा गिन लेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। इसके बाद आपका आएगा पाई, नीचे लिखते आपको दिखेगा नहीं, पाई 2py स्टार इक्वल टू पाई 2px स्टार। अब यहाँ देखो दोनों की एनर्जी बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पे पहले एक इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे इसलिए हमने 2 दिया। अब यहाँ हो गया 2 2 4 2 6 2 8 10 12 13 14 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो अब यहाँ 1 देंगे और यहाँ 1 देंगे। तो द मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन क्लियरली कंफर्म दैट O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज़ दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो दोनों ऑर्बिटलों में एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दे हैव मैग्नेटिक मोमेंटम, इसके पास मैग्नेटिक मोमेंटम होगा। बट वहीं पे अगर हम नाइट्रोजन देखें तो नाइट्रोजन का 7 होता है। 7 का मतलब हो गया कि इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या होगा? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, और ये नहीं रहेगा। और अगर ये नहीं रहेगा तो निश्चित है कि नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। तो आपका नाइट्रोजन डायामैग्नेटिक हो गया।
वहीं आपका ऑक्सीजन क्या हो गया, पैरा मैग्नेटिक। तो आप इस बिहेवियर को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझेंगे कि हाउ वी कैन डिफरेंट बिटवीन पैरा एंड डाया। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो रिपेल हो जाए वो डाया है, और डाया इसलिए है क्योंकि उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनका जो स्पिन मोमेंटम होगा नेट रिजल्ट 0 होगा, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई कंपाउंड या कोई एलिमेंट जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो निश्चित है कि उसके पास मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, सरप्लस होगा, और जब सरप्लस होगा तो उसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो वो अट्रैक्ट होगा, और अगर वो अट्रैक्ट होता है तो निश्चित है कि वो पैरामैग्नेटिक है, बिकॉज दे कंटेन एटलीस्ट 1 और मोर देन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से उसकी जो स्पिन मोमेंटम है वह सम है, यानी वो 0 नहीं है। तीसरा हम चलते हैं, तीसरा जो हमसे पूछा जाता है वो है तीसरा आपसे पूछा जाता है कि फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है। तो फेरो मैग्नेटिज्म क्या होता है, तो कुछ ऐसे क्रिस्टल है, कुछ ऐसे मेटल है, पर्टिकुलर आयरन बहुत ही पॉपुलर इसके लिए, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, कि इनको मैग्नेटिक फील्ड में अगर ले जाया जाए तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज दे करते हैं मोर देन 2-3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनकी जो बोर मैग्नेट है वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगे। बट व्हेन मैग्नेटिक फील्ड रिमूव, अगर मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दिया जाए तो भी ये मैग्नेटाइज को डेवलप कर लेंगे और ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएंगे। तो कहोगे द फिनोमिना इन विच ए मेटल क्रिस्टल अंडरगोज मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे बिकम मैग्नेटाइज इज नोन एज फेरोमैग्नेटिज्म। और ऐसे कंपाउंड को हम फेरोमैग्नेट करते हैं, जिसमें आपका आयरन आता है, कोबाल्ट आता है, निकल आता है, और ये फेरोमैग्नेट होते हैं। ऐसा क्यों होता है इनके अंदर, तो एक्चुअल में ये जो क्रिस्टल होते हैं इनके पास एक तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होती है, और ये ग्रुप में बैठे होते हैं, जिसको डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और इस डोमेन की वजह से जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो ये वन डायरेक्शनल मूव करने लगते हैं, और वन डायरेक्शनल मूव करने की वजह से ये काफी स्ट्रांगली मैग्नेट डेवलप हो जाते हैं, और स्ट्रांगली मैग्नेट की वजह से ये परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। लेकिन इसी में एक होता है और वो होता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ये क्या होता है, तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म जो इसका जस्ट अपोजिट होगा। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म आपको हो तो फेरोमैग्नेट का जस्ट अपोजिट होगा, यानी इनको अगर मैग्नेटिक फील्ड में ले जाया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने के बाद इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो क्या हो जाता है, इनका मैग्नेटिक बिहेवियर डीमैग्नेटाइज हो जाता है। ऐसा क्यों, इसका बेस्ट एग्जांपल MnO क्रिस्टल है। होता यह है कि इनके अंदर जो डोमेन होते हैं जो रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे कि इनका हर डोमेन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाने की वजह से इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा नेट 0 हो जाएगा, क्योंकि हर डोमेन एक दूसरे के मैग्नेटिक बिहेवियर को कैंसल आउट करता चला जाएगा। तो कहोगे कि द सब्सटेंसेस व्हिच अंडर पासिंग मैग्नेटिक फील्ड बिकम डीमैग्नेटाइज्ड इज नोन एज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। और ऐसे कंपाउंड को हम एंटी फेरोमैग्नेटिक कहेंगे, जिसका बेस्ट एग्जांपल आपका
MnO या मैंगनीज ऑक्साइड होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल डिस्कशन किए कि मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है और मैग्नेटिक बिहेवियर को कैलकुलेट कैसे करेंगे और मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर सबस्टेंसेस को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जिसको हमने बताया डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक। इस तरीके से इस टॉपिक के साथ हम लोग का ये जो सॉलिड स्टेट का सिलेबस होता है वो क्लियर होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा सॉल्यूशन लेसन पे। ओके, थैंक्स।